आज जो है हम लोग 28 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं पर डे का, ठीक है। 23 से स्टार्ट किया हम लोग और 28 है। देखेंगे करंट अफेयर सिलेबस वाइज विथ स्टैटिक पार्ट, ठीक है। करंट से भी लिंक रहेगा आपके और स्टैटिक पार्ट से भी लिंक रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये जैसा कि चला आ रहा है अपना, ये बीपीएससी और बीएसएससी का जो है, एसआई का जो है, ये चल रहा है अपना टेस्ट सीरीज। जहां से भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं लगातार लगाते रहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो ही है आपके सफलता की है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा आपका। आइए आगे बढ़ के देखते हैं अपना सीरीज जो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज अ पीपल्स कोर्ट, सीजीआई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। बिल्कुल सही बात है, जो लोगों का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा किसने कहा है? सीजीआई ने कहा है। सीजीआई ने कहा तो इसलिए आपसे इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीज जानना जरूरी है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद सीजीआई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये तीनों चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 124 से 147 तक, ठीक है। यूनियन जुडिशरी जो मेंशन है, किसमें मेंशन है? 124। तो आर्टिकल 124 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है? 124 है। उसके बाद इसके सीजीआई अभी कौन है, ये इंपॉर्टेंट। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी नंबरिंग, कि ये कौन से नंबर के हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये 50वें नंबर के हैं। और आपकी राष्ट्रपति जो है अभी, उनका कौन सा नंबर है? उनका नंबर जो है 15th है, ठीक है। उनका 15वां नंबर है, याद रखिएगा। और उसके बाद उपराष्ट्रपति का कितना नंबर है आपके? उपराष्ट्र रैंकिंग याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है 14th नंबर के हैं, सीजीआई 50 के हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके जो प्रधानमंत्री भी जो है आपके 15th नंबर के हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस सबको नोट रखिएगा। एक आध नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है, तो यहां से नंबर आपका छूट सकता है अगर याद ना रहा तो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। बात कर लिया हमने, 124 में है आर्टिकल। यहाँ पे जो भी मेंशन है 124A, 124B, 124C, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया इसको। तो देख लेते हैं 124 में क्या है। 124A में क्या है? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। इसको याद रखिएगा। इनका काम क्या है? यही जो है रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट वाले आपके इसमें पैनल होते हैं। इसमें जो है 124 में वो लोग होते हैं, जैसे इसमें आपके सीनियर मोस्ट सीजीआई होंगे और उनकी टीम होगी, और फिर लॉ मिनिस्टर होंगे, और फिर पीएम होंगे, और एक ऑपोजिशन के लीडर होंगे। ये सब मिलके जो है नेक्स्ट सीजीआई को ये करते हैं। और ये बॉडी इसी काम में के लिए बनी है। ये 124A जो है इसी काम के लिए। अब 124B क्या है? 124B में ये मेंशन है कि ये 124A जो NJAC है, ये किस किस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और 124C भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें 124C में बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉ बना सकता है, ठीक है। ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे जो आपके मेंशन कर दिए गए। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से मनाया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि 26 नवंबर सभी को पता नेशनल लॉ डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे है। लेकिन ये मनाया कब से जा रहा है? ये 1949 से मनाया जा रहा है क्या? नहीं, ये जो है साल 2015 से मनाया जा रहा है। 19 नवंबर 2015 को ये बोला गया था कि साल 2015 बोला गया था कि 26 नवंबर को एज ए नेशनल लॉ डे मनाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आम लोगों को जागरूक कराने का उद्देश्य से ये दिन को लाया गया है। 26 नवंबर 1949 से 49 को फॉर्मली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 से ये इनैक्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के लिए जो है आर्टिकल 52 है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 में है, और मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन 55 में है। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और एक चीज पूछा जाता है कि री इलेक्शन
कितनी बार लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट री इलेक्शन इनफाइनाइट टाइम लड़ सकते हैं, ऐसा 57 में है। ठीक है, क्योंकि एक बार पूछा गया था कि कितनी बार प्रेसिडेंट जो है दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो कितनी बार भी लड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 को फॉर्मली अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का। 1934 में एम एन रॉय ने जो है पहली बार कॉन्स्टेंट असेंबली की डिमांड की थी कि हमारा एक कॉन्स्टेंट असेंबली होना चाहिए, हमारा एक लॉ होना चाहिए। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने इस चीज को अप्रूवल किया था कि हाँ आप इलेक्शन कराइए और अपना जो है आप असेंबली, कॉन्स्टेंट असेंबली तैयार कीजिए। कॉन्स्टेंट असेंबली तैयार हुआ, जिसमें इलेक्शन के बाद जो है संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, कॉन्स्टेंट असेंबली के बाद इलेक्शन हुआ, उसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 8 मेजर कमिटीज बनी। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये जब पॉलिटी आप पढ़िएगा, पॉलिटी मॉर्निंग में चल रहा है, उसमें आपको ये सारी चीज जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपने यहाँ, ये सारी चीज मेंशन है। फेडरल सिस्टम कहने का मतलब है कि राज्य और सेंट्रल का जो ये है पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऑलरेडी ये चीज, लेकिन कहीं कहीं पे यूनिटरी फ्यूचर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि केंद्र जो है कहीं कहीं पर डोमिनेट करती है, किस पर? स्टेट पर। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज ये याद रखिए, यहाँ पर एक नाम मेंशन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इंडियन कैलियोग्राफर थे ये, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा अपने हाथों से। ठीक है, तो कभी कभी इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले का नाम क्या है या कौन थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट मुर्मू कॉल फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो है किसके लिए कहा है? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए कहा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस चर्चा में है, पहले भी, बहुत पहले 1958 में इसके बारे में कहा गया था। ठीक है, 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, ऑफ द लॉ में लॉ कमीशन ने कहा था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है लॉ कमीशन के लिए, और उसके बाद 2021 में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात रखी जा चुकी है। अभी क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया है इतना, और क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है? कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में जो है राज्यसभा को ये राइट्स है कि ऑल इंडिया सर्विस ला सकती है 2/3 रेजोल्यूशन से, तो ये लाया जा सकता है। अभी इस पे सरकार जोर क्यों दे रही है? अभी जो है सरकार नहीं, प्रेसिडेंट ने कहा है। क्यों लाने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि जो है रेशियो जो है जजेस और पर्सन का बहुत कम है। अगर रेशियो की बात किया जाए तो यूएस में जो है 10 लाख की आबादी पर 107 जज है। ठीक है, टोटल यूएसए में 10 लाख की आबादी पर 107 जज हैं। ठीक है, और यूके में बात किया जाए तो 10 लाख की आबादी पर 57 जजेस हैं। ठीक है, और इंडिया में जो है ये रेशियो बहुत कम है, जिसकी वजह से काम में बहुत ज्यादा देरी होती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और जो है फाइल पर फाइल जो है जमा होता रहता है। इसीलिए जो है कहा गया कि रेशियो बढ़ेगा कैसे? तो इनका कहना है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिस तरह से सरकार को अगर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की जरूरत होती है तो उसके लिए जो है यूपीएससी है, यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। तो इसी तरह से ये कह रही है कि एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो कि है जुडिशियल सर्विस के लिए होनी चाहिए, जो जुडिशियल में एम्प्लॉयमेंट लाए और जुडिशियल के लोगों को हायर करे, जिससे जो एक साल में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके अपॉइंट होकर, और जो है काम तेजी से हो सके। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे जो है एक एम्प्लॉयमेंट का अलग विंडो खुल जाएगा, जिससे हर साल जो है एम्प्लॉयमेंट आएगा और काम भी जो है इसका
तेजी से होगा। जुडिशियल सर्विसेज का काम भी जो है बहुत तेजी से होगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव, इसको लाया जा सकता है। किस तरह से, ये प्रोसीजर में बताया हुआ है आपके पार्लियामेंट में कि राज्यसभा रिजोल्यूशन 2/3 का लाकर जो है इस तरह की सर्विस ला सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा चिंतित हो जाती है। उसका वजह यह है कि इंडिया में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेडरल सिस्टम है, स्टेट और सेंटर के जो है पावर बटे हुए और स्टेट का अपना अलग काम है। सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होता है, वहां के लोगों को बहाल करने का राइट्स किसके अंदर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है और गवर्नर्स के अंदर है। तो उनका जो है ये चला जाएगा एम्प्लॉयमेंट का। ये अगर AIJS आ गया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ गई, तो सारे के सारे जो है जुडिशियल ऑफिसर किसके थ्रू हायर होंगे? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के थ्रू। और ये लाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी, जो यहाँ पर विवाद का विषय बन जाता है। इसीलिए जो है ये बार बार 58 में आया, तो उसके बाद भी ठंडे बस्ते में चला गया। 93 में भी कुछ नहीं हो पाया। 2021 में भी इस पर चर्चा चली, बहुत ज्यादा दिन तक चली, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और अब ये साल 2023 के अंत में देखने को आपको मिल गया है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जो चीज न्यूज में होती है वही आपके करंट अफेयर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स फैक्ट शीट पे आ गए हम लोग। इसमें जो है पेपर कटिंग्स होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा किसके थ्रू हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको जो है प्रेसिडेंट ने ये किया है, अनावरण किया है इसका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर के भीतर भारतीय संविधान निर्माता BR अम्बेडकर की 7 फीट की अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसको याद रखिएगा कि कहाँ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में हुआ। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। एक बात यहां से याद रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि CGI को भी पिछले इसमें आपने पढ़ा, तो आपके वो CGI जो थे कौन थे? DY थे, ठीक है। उसके बाद आपके वो कितने नंबर के थे? तो 50वें नंबर के थे। ये जो है आपकी द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं, ठीक है। आपके उपराष्ट्रपति वो भी 15वें नंबर, वो 14th नंबर के हैं, ठीक है। और आपके प्राइम मिनिस्टर 15th नंबर के। ये नंबर याद रखिए, कभी कभी इस तरह के SI और BSSC वगैरह में नंबरिंग पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। CGI का रैंक नंबर याद रखिएगा। अब देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अनावरण किसके थ्रू हुआ, तो ये आपको देख लिया। दूसरा ये था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में CNG स्टेशन की उद्घाटन किया। CNG स्टेशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उद्घाटन हुआ है। ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है यूनियन में, तो आपके हरदीप सिंह पुरी है, वहां से ये याद रखिएगा। और इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, 18 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा है, और इसमें कुछ खास था इसीलिए इसको यहाँ पर लाया गया था। तो याद रखिएगा कि हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर रविवार को गेल के, हाँ गेल, ये कंपनी इंपॉर्टेंट थी इसीलिए जो है इसको यहाँ पर लाया गया था। गेल, GAIL, ये एक महारत्ना कंपनी थी जो कि बाहर हो चुकी है महारत्ना के लिस्ट से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू लाया गया है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ये याद रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, ठीक है, गेल के थ्रू लाया गया था। नेक्स्ट क्या है? रविदास घाट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका, मलेशिया ने भारतीय अंगूठकों को चीनी नागरिकों के लिए भी वीजा मुक्त किया। भारतीय और चीनी, यानी मलेशिया ऐसा कंट्री है जिसने अभी 1 दिसंबर से आपके लिए टूरिस्ट वीजा फ्री कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने इंडिया के लिए अभी टूरिस्ट वीजा 1 महीने के लिए फ्री किया था।
पिछले महीने या इस तरह से क्वेश्चन बनता है, बन जाएगा। याद रखिएगा मलेशिया ने भारत के लिए भी किया है और चाइना के लिए भी किया है। इससे पहले कौन सा ऐसा देश था जिसने भारत के लिए वीजा फ्री किया था, टूरिस्ट वीजा? तो वो श्रीलंका और थाईलैंड था। यहाँ पे जो है मेंशन है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे श्रीलंका और थाईलैंड के बाद मलेशिया भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है एक जो कि अभी अभी 65% जो है बिहार गवर्नमेंट रिजर्वेशन ला रही थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, वो जो है उसको चैलेंज दे दिया गया है। ठीक है, तो कोर्ट में जो है चैलेंज हो गया। राज्य में नए आरक्षण कानून पर रोक की मांग हाई कोर्ट में दायर की गई है याचिका। ठीक है, याचिका दायर हो गई, अब ये पेंडिंग में चला गया है। ठीक है, इसमें क्यों याचिका दायर की गई? क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी स्टेट का स्पेशल कैटेगरी अगर नहीं है तो वहां रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। इसी चीज को बेस बनाकर ये किया गया। यहाँ देखिए रिजर्वेशन 65% हो रहा था जबकि 50% लिमिटेड है। ठीक है, इसीलिए ये जो है पेंडिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो जरा सा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बनता रहता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व यहाँ सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या है यहाँ। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 400 किलोमीटर के अंदर जो फैला हुआ है वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 925 वर्ग किलोमीटर का होगा, याद रखिएगा। स्क्वायर किलोमीटर का होगा 925, याद रखिएगा। ये आपका ये कहाँ है पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चंबल बेतवा केन रिवर जो प्रोजेक्ट लिंक था जिसके वजह से ये बार बार न्यूज में आ रहा था, याद रखिएगा। चंबल बेतवा केन जो है यूपी और मध्य प्रदेश का लिंक जो है वो भी याद रखिएगा, वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। और ये टाइगर रिजर्व भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ध्यान में रखिएगा। इनको तो आप लोग जान रहे होंगे। इन्होंने क्या किया है अभी कि हार्दिक पांडे को रिप्लेस कर दिया है किससे? गुजरात टाइटंस की टीम के कैप्टन से। तो आपके लिए ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। क्रिकेट से क्वेश्चन होता है, आईपीएल से क्वेश्चन होता है, तो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात टाइटंस के नए कप्तान का नाम कौन है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड लगातार जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अंत में जो है आपके लिए एक क्वेश्चन, आईआईटी रोपड़ रिसर्च डिस्कवर रेयर मेटल इन सतलज रिवर। ठीक है, कौन सा रेयर मेटल है वो आपको बताना है। उसके बाद सतलज रिवर के बारे में थोड़ा आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कहां से ऑरिजिनेट होती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और वो जो रेयर मेटल है उसके बारे में भी आपको बताना है कि कौन सा रेयर मेटल जो है आईआईटी रोपड़ के द्वारा खोजा गया है अभी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, लगातार करंट अफेयर में बने रहिए और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।